अभी पहले इस स्टोरी को समझो कि अब हम आ गए वो वाले आइटम में जो इंक्रीज डिक्रीज डिक्लाइन रिड्यूस होगा, किसी स्टैटिक रेशियो आपको दे देते हैं वो, और वो कुछ ट्रांजैक्शन दे रहे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रेशियो है उस पर इम्पैक्ट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज रहेगा। तो एक बात को समझना है, पहले तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दिया है तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो डेबिट और क्रेडिट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो ऑटोमेटिकली आप पता लगा सकते हो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में क्या इफेक्ट आया है। समझ में आ रही है बात? यानी कि वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपको एक रेशियो दे दिया, सपोजिटली करंट रेशियो 2:1 है, और एक ट्रांजैक्शन दे दिया गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। तो आपको जो एक गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000 दिया है, इसकी डेबिट क्रेडिट पता होने चाहिए ना, जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, अकाउंट्स इन्वॉल्व पता होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो अकाउंट्स इन्वॉल्व जो है वो क्या इफेक्ट ला रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो लेट्स सी थ्रू इलस्ट्रेशन, थोड़े एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आध क्वेश्चन 15 स्टार्ट करो सर, बताओ क्या है इसमें। State whether current ratio will improve or decline. तो करंट रेशियो वुड इम्प्रूव और डिक्लाइन के केस में इन्होंने करंट रेशियो दे रखा होगा तुम्हें, 2:1. तो दैट्स 2:1। ठीक है, अब क्या है? First है cash paid to trade payables. तो कैश पेड टू ट्रेड पेबल में कौन से दो अकाउंट है? स्टिक टू द बेसिक। कौन से दो अकाउंट है सर? Cash और trade payables. कैश और ट्रेड पेबल। अब ये तुम्हारे हेड आ गया करंट एसेट में और ये आ गया हेड करंट लायबिलिटी में। तो इसमें करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसमें करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये तुम्हारे ब्रेन में चलना चाहिए बेसिकली, ये जो मैं लिख के दे रहा हूं। तुम्हें जो करना है वो ये है कि इफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर इंपैक्टेड, करंट रेशियो का दोनों इंपैक्ट हो रहा है ना, तो यू हैव टू अज्यूम इन अ सेंस कि आई कैन अज्यूम 2:1 है तो मैं इसे 2 लाख 1 लाख लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, है ना। कितने जीरो लगा दो रेशियो को क्या फर्क पड़ता है। सो लेट द करंट एसेट बी 2 लाख and obviously rupees 2 lakh and current liability be rupees 1 lakh। ये अज्यूम कर सकता हूं ना मैं, and further let the current liability being paid। कोई भी एक कन्वीनियंट फिगर ले लो, मैं 50,000 लेने वाला हूं कि भाई डिविजिबल जल्दी जल्दी हो जाए। पेड इज rupees 50,000। so the new current ratio would be how much? न्यू करंट रेशियो वुड बी 2 लाख से एक तो आपका कैश कम होगा 50,000 रुपए का, दूसरा आपकी 1 लाख से कम होगा 50,000 रुपए की लाइबिलिटी। सो द न्यू रेशियो वुड बी 150/50, दैट्स 3:1। सो हेंस रेशियो इंप्रूव्स। बात समझ में आती है? हाँ सर। हम जो भी अज्यूम करेंगे फिर रेशो बन जाएगा। सर जी मैंने ऐसा कोई स्टैटिक रूल बताया क्या आपको कि मुझे 3:1 कैसे निकालना है? फोकस कहाँ है भाई? प्रोसेस पे फोकस रख ना। ये क्या फोकस होता है कि जो भी निकालेंगे तो 3:1 सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? फोकस नो क्या सर, है भाई? प्रोसेस पे फोकस रखना। ये एंड रिजल्ट पे क्या फोकस है? ये कुछ भी आए तेरे को क्या? हमने अज्यूम किया था ना जैसे। अरे मैं अज्यूम कुछ भी करता रहूं, मैं यहाँ हरदम थोड़ी 2:1 गिवन होगा। यस। तो ये क्या होता है कि ये क्या हरदम यही आएगा? बात ये पूछ कि प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम है तुझे कि हाउ टू हिट इट, कि वही मेरा तो पूछे सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों इंपैक्ट हो रहा है तो मुझे इस तरह जाना चाहिए। कोई एक इंपैक्ट हो तो मैं डायरेक्ट डिसीजन ले सकता हूं, पर दोनों इंपैक्ट हो तो मैं डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। अब ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, अब मैं डिसीजन डिक्रीज थोड़ी ले रहा हूं, मैं डिसीजन क्या ले रहा हूं? मैं डिसीजन इंप्रूव्स ले रहा हूं और इंक्रीजेस, या जो भी उन्होंने वर्ड यूज किया वहां। चलो अगला बताओ भाई क्या है। Bills payable discharged. सो इसमें कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं? तो bills payable और cash.
तो ये बिल्कुल सिमिलर चल रहा है क्योंकि बिल्स पेपर करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज कर रही है, करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज सेम एज 1, है ना? ये भी इंप्रूव ही करेगा। चलो आगे बोलो। Bills receivable endorsed to a creditor. एक मिनट ए और बी था, राइट? हाँ, सी क्या है? Bills receivable endorsed to a creditor. बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल इन्वॉल्व है और दूसरा क्या इन्वॉल्व है? Creditor. क्रेडिटर इन्वॉल्व है ना? तो इधर क्या हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल आपका Decline. करंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है। फिर सेम सिचुएशन है भाई। सेम सिचुएशन का मतलब इधर उधर भी ना हो जाए। यहाँ भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज, करंट एसेट डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, तो ये भी सेम एज 1 हो गया ना? यानी कि ये भी इंप्रूव कर रहा है हमारा। डी क्या है? Payment of final dividend already declared. ओके, तो इसमें क्या होगा? So अकाउंट इन्वॉल्व क्या होंगे आपके हिसाब से? ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अगर फाइनल डिविडेंड मैं पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? आपको अंदाजा है 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे आपके? shareholder to cash. नो सर, इट्स बेसिकली Dividend to cash. Dividend to cash. डिविडेंड इज एन एक्सपेंस फॉर यू। तो डिविडेंड और कैश दो चीजें आ रही हैं आपकी, ठीक है? डिविडेंड हैज नो यूज इन करंट रेशियो क्योंकि डिविडेंड हमारा एक्सपेंस के तौर पे आ रहा है, या एप्रोप्रिएशंस कहते हैं बेसिकली हम इसे, ठीक है? हमें कैश से मतलब है ये मेरा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो अब आपको पता है कि इफ डिनोमिनेटर डिक्रीजेस द रेशियो वुड इंप्रूव और डिक्रीज। अब मैथ्स लगनी है ना, तो आपको पता है कि क्या होगा? इंप्रूव कैसे हो सकता है सर? करंट एसेट जितना डिक्रीज होगा, इंप्रूव कैसे होगा? So that is डिक्रीज और डिक्लाइन। पर ये आपको वर्डिंग में उन्हें समझाना पड़ेगा कि as the in this transaction cash is decreasing, hence the current asset is decreasing, so the ratio would decrease or decline, whatever it is. अगला क्या है? purchase of stock in trade on credit. So purchase of stock in trade on credit, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? stock in trade और दूसरा creditor. अब यहां दो चीजें इंक्रीज हो रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो हिसाब से फिर से अजम्पशन ले लेनी चाहिए। वैसे तो इंप्रूव भी होने वाला है, मैं देखता हूं, ठीक है? अब यहाँ पे अब मैं यही वाली कहानी में मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 2 लाख 1 लाख है, ये अज्यूम्ड है, और जो स्टॉक खरीदा है वो 50,000 का है, ठीक है? क्योंकि मेरे करंट एसेट भी इंपैक्ट हो रहा है और करंट लायबिलिटी भी इंपैक्ट हो रही है, दोनों अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। सो मेरा न्यू करंट रेशियो क्या हो जाएगा? अगर 50,000 का स्टॉक खरीदा है मैंने, सो 2.5 लाख अपॉन 1.5 लाख, एंड दैट इज 3:2, तो डिक्रीज ही हो रहा है। इंप्रूव गलती से बताया इसमें, 2:1 से 1.5:1 हो गया है सर। ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो डिक्रीज। पर ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है बस ऐसे ही लिखना है, राइट? मैंने ये जो कहानियां होती है ना जो डायरेक्ट लिखते हो, उसमें थोड़ी थियरी लिखनी पड़ेगी आपको कि ये हुआ एंड वो हुआ एंड उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ। चलो अगला बताओ। Bills receivable endorsed to a creditor dishonored. अब इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? हाँ सर, अब ये पूरी बिल रिसीवेबल और क्रेडिटर। कौन सर? बिल रिसीवेबल और क्रेडिटर, और इंश्योरर भी होगा जिसको हमने आगे किया। सर जी, बिल्स डिसऑनर होने से बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स किया हुआ है, डेटर आता है वापस जिंदगी में। वैसे इससे तुम्हारा यहाँ का रिजल्ट निकल जाता, पर प्रॉब्लम है डेटर इंपैक्ट हो रहा है और क्रेडिटर इंपैक्ट होता है जब इंडोर्स किया हुआ रहे और वापस आ रहा हो बिल, तो 11th की टेस्टिंग वापस हो जाती है इधर।
तभी मैंने कहा कि ऊपर के जो 5 मांगे वो 11th पे डिपेंड कर दें, इसीलिए स्टार्टिंग से कहता हूँ कि कहानियां ये याद रखनी पड़ेगी। नाउ डेटा इज इंक्रीजिंग एंड क्रेडिटर इज डिक्रीजिंग, है ना? सॉरी, तो क्रेडिटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सॉरी, क्योंकि वो वापस से क्रेडिटर बन जाएगा ना। जब डिसऑनर हुआ तो वो डेटर वापस डेटर बना और क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बना। सो दिस इज सेम एज ई जैसे ही हुआ ना, ये समझ में आ गई बात? सेम चल रहा है ना? अगला क्या है भाई, कि खत्म हो गया? नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, ये तो ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, क्या ठीक है? समझा तो दे मेरे भाई। स्टॉक इंक्रीज मतलब करंट एसेट इंक्रीज और कैश स्टॉक डिक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज, और तो दूसरा नो इफेक्ट हो जाएगा ना। कैश करंट एसेट डिक्रीज, तो नो इफेक्ट होगा। हम्म, समझ में आ रही है बात? फिर क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50 फॉर 45,000। सो कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? एसेट और कैश। फिक्स्ड एसेट, कैश और प्रॉफिट, पूरा बोलना होगा सर। ये खाली अभी करंट रेशो कर रहे हो इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हो। अभी डेट इक्विटी में जाओगे तो यही बात बदल नहीं जाएगी अगर यही ट्रांजैक्शन वहां आ जाए। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि भाई अब करंट इसका तो काम है नहीं हमारे को, तो अल्टीमेटली कैश मेरा करंट एसेट इंप्रूव कर रही है तो मेरा रेशियो भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपके पास 3 अकाउंट थे पर फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट का कोई काम नहीं है करंट रेशियो में, सिर्फ कैश का काम है करंट रेशियो में। यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। क्या है अगला? सेम है, सेम है, मतलब बस वैल्यू डिफरेंट है। तो डजंट मैटर हार्ड हुए है कि आपने ज्यादा पे बेचा कम पे बेचा, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ कैश इंपैक्ट करने वाला है। समझ में आ गई बात? तो जस्सी बाबू अगला वाला करवाओ, क्या है? यस सर, 30 नंबर। 30 नंबर बताओ क्या करना है? The quick ratio of a company is 0.8:1. 8:1. 0.8:1 क्विक रेशियो की बात कर गए। Yes. ध्यान रखना फॉर्मूला। बोलो आगे। First, the purchase of loose tools for 2,000. ओके, परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2,000. तो क्या इंपैक्ट आएगा सर? सर कौन सा लूज, अकाउंट है? लूज टूल्स हैं यस सर, और कैश। और कैश। अब बताओ इसका क्या खेल है? एसेट बढ़ेगी और कैश कम होगी। लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड, द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट एसेट एज फार एज करंट रेशियो इज कंसर्न, ये स्पेसिफिकली लिखवाया था। यस सर। और वो जो वहां लिखवाया था वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जो आपके क्विक रेशियो में। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है वही वाला करंट एसेट जो आपने करंट रेशियो में यूज किया, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो द लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। सो लूज टूल तो इंपैक्ट ही नहीं कर रहा सर, तो सिर्फ कैश इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज क्विक एसेट्स आर इंक्रीजिंग, सो द रेशियो वुड इंक्रीज। ठीक है सर? यस सर। अगला बताओ सर आप ही। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500। ठीक है, कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम और कैश। तो जी प्रीपेड इंश्योरेंस है ये। इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रीपेड इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है, एक प्रीपेड इंश्योरेंस है और दूसरा कैश है। यस सर। प्रीपेड इंश्योरेंस का फिर कोई काम नहीं है तुम्हारे क्विक एसेट में, यस, क्योंकि यू एक्सक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यू डोंट कंसीडर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक एसेट। आप जो करंट एसेट से माइनस करते हो तो दो तरीके समझो उसके, या तो आप सिर्फ वो आइटम लो करंट एसेट से जो उसमें स्टॉक और क्विक प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूडेड ना हो, तो इसका मतलब क्विक एसेट के अंदर तो आप कभी प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूड ही नहीं करते हो। तो दूसरा करंट एसेट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्विक एसेट डिक्रीज हो रहा है, और क्विक एसेट डिक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा। यस सर। समझ में आती है बात? यस सर, यस। अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। तो कौन से दो अकाउंट आए इसमें? सर गुड्स और कैश। स्टॉक एंड कैश।
यस सर, स्टॉक एंड कैश। तो क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक का? स्टॉक सर डिक्रीज होएगा। सर स्टॉक इंक्लूड ही नहीं होता क्विक एसेट में वापस। सॉरी सर, ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिटर क्रेडिट आएगा। को कुछ भी हो, कैश की जगह तो करंट लायबिलिटी ले आएगा ना, इतना ही तो करेगा। पहले स्टॉक की तो यस बात सर, कर, स्टॉक इंक्लूड नहीं होएगा। यस सर। क्योंकि स्टॉक इज नॉट पार्ट ऑफ क्विक एसेट। तो मैं यही यस सर। बताता हूँ कि कैसे खेलता है रेशियो, ये समझो। आपका फोकस रेशियो पे नहीं है कि उस रेशियो का फॉर्मूला क्या है। यस। देख रहे हो 3 बार ठीक। खेल गया तुम्हारे साथ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहां तक वही चीज जो नॉर्मल थी इस रेशियो में आके अब नॉर्मल हो गई है। तो क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज हो रही है। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो वापस डिक्रीज होएगी। ये डायरेक्ट जब सिंगल तरफ इफेक्ट हो तो हमारे को इतना अज्यूम वगैरह नहीं करना है। जब डुअल इफेक्ट हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सेफर साइड रहने के लिए, कि हम प्रेजेंटेशन करके दिखा दे बंदे को। अगला क्या है सर? Honor a bill payable of rupees 5,000 on maturity. कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? बिल पेबल और होगा क्रेडिटर। कैश दे रहा है यार। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है यार? अच्छा, ऑन मैच्योरिटी। यस सर, कैश। कहाँ 11th को छोड़ा आता है तुम लोग? तो बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी यहाँ पे तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, और दूसरा तरफ करंट एसेट, सॉरी क्विक एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज का फंडा हम ऑलरेडी खेल चुके हैं। यही अजम्पशन करना पड़ेगा इसमें भी। यस वुड सर। कम इम्प्रूव, ये इम्प्रूव कर रहा होगा। क्योंकि जब 2 अकाउंट आपके इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्विक एसेट भी इम्पैक्ट हो रहा है और बिल्स पेबल भी, तो सेम तरीके से इफेक्ट लेने होंगे आपको, यही वाले। तो समझ गए हो क्या करना है इस खेल में? इस खेल यस में सर। आपको 11th आनी चाहिए, मतलब द अकाउंटिंग इफेक्ट्स आने चाहिए, तो आप इसको ढंग से एनालाइज कर पाओगे। आओ जरा डेट इक्विटी वगैरह भी देख ले एक आधा, उसके बाद से खत्म करें। लेट्स स्टार्ट 45। बोलो भाई क्या है पहला? Assuming that debt to equity ratio is 2:1. 2:1। बस फिर issue क्या? of हाँ, issue of new shares for cash. so what are the accounts involved? एक सेकेंड। बोलो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में इतना क्यों तेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है? इशू ऑफ न्यू शेयर्स में शेयर कैपिटल, हाँ, शेयर कैपिटल और कैश। शेयर कैपिटल और कैश। टू शेयर कैपिटल चैप्टर करके आया भाई। सो पता नहीं मेरे मन में शेयर होल्डर्स आते हैं। तो वो भी कौन सा गलत है? अच्छा ठीक है। मतलब शेयर होल्डर्स है ब्रॉडर टर्म हाँ। है, तो इसी का इसके नीचे है ना शेयर कैपिटल। बट हाँ ऑब्वियसली दोनों अलग चीज है। कैपिटल अलग चीज है, शेयर होल्डर फंड अलग चीज है। सो शेयर कैपिटल कम्स अंडर। अब इसका सब कैटेगरी जो तू कह रहा था वो हुआ ना कि इक्विटी और शेयर होल्डर फंड ये एक चीज है। राइट। अब इसमें जो है ये इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा कैश का कोई काम है नहीं। डेट इक्विटी में क्या काम है कैश का? कोई नहीं। उसकी तरफ मैं दिमाग क्यों लगाऊं? तो एक ही चीज तो इम्पैक्ट हो रही है। क्या हो रही है इम्पैक्ट? इक्विटी इम्पैक्ट हो रही है, दैट इज डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है ना तेरा। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो क्या होगा? डिक्लाइन। रेशियो भी डिक्रीज होगा, है ना? ठीक है कहानी। अगला बताओ। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो सही बात है। अब ये दोनों इन्वॉल्व है फिलहाल इसमें, क्योंकि ये तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटी या डेट का पार्ट है, और ये तुम्हारा इक्विटी का पार्ट है। और डेट क्या हो रहा है? डेट डिक्रीज हो रहा है। इक्विटी क्या हो रही है? इक्विटी इंक्रीज हो रही है। नाउ दिस इज अगेन अ यूनिक सिचुएशन, है ना? अब हम वापस अजम्पशन लेते हैं। भाई अजम्पशन का तरीका वही है, लिख के 2 लाख 1 लाख लिया, कन्वर्जन 50,000 ले रहा हूं। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिया था। तो न्यू डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा?
न्यू डेट इक्विटी रेशियो, डेट कम हो जाएगा, अगर 2 लाख का डेट था तो 1.5 लाख का डेट हो जाएगा, और अगर 1 लाख का इक्विटी था तो वो भी 1.5 लाख का हो जाएगा। तो 1:1 हो गया, अब पहले 2:1 था, so the ratio is decreased, है ना। ये रेशियो का इम्पैक्ट क्या है, रेशियो हैज डिक्लाइंड। समझ में आ रही है बात सर? Yes, sir. अगला बताओ। Sale of a fixed asset at profit. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? Oh, cash, profit और fixed asset. कैश, प्रॉफिट और फिक्स्ड एसेट, इसमें से किसका काम है आपको यहाँ पे? काम है किस? कैश नहीं। का तो कोई काम है नहीं। नहीं। प्रॉफिट का? हाँ, एक सेकंड। हाँ, सरप्लस में जाता है ना प्रॉफिट। एग्जैक्टली, इट्स पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड हेंस पार्ट ऑफ इक्विटी, और इक्विटी इज इंक्रीजिंग, है ना, एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद फिक्स्ड एसेट्स, राइट। सो बेसिकली इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो इसलिए रेशियो तो डिक्रीज ही होगा सर। ठीक है सर। यस सर। अगला बताओ। Purchase of a fixed asset on long-term deferred payment basis. ओके, सो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? Fixed asset, cash. कैश कहाँ से आ गया? लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट sorry. बेसिस का मतलब क्या होता है? Credit. लॉन्ग टर्म Debtor. इंस्टॉलमेंट बेसिस हुआ, बेसिकली लोन पे ले रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। हाँ, तो कैश कहाँ से आया सर? फिक्स्ड एसेट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? creditor. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। Okay. ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज बेसिकली डेट, एंड डेट इज इंक्रीजिंग। लॉन्ग टर्म वर्ड ही इसी वजह से किया है, समझ रहे हो? तो डेट अगर इंक्रीज होता है तो आपका रेशियो भी इंप्रूव होगा, ठीक है, या इंक्रीज होगा। आगे बताओ। Payment to creditors. पेमेंट टू क्रेडिटर में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? Cash और creditors. कैश और क्रेडिटर, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? कुछ भी नहीं। क्योंकि दोनों का कोई काम नहीं है, सो नो इफेक्ट। और है कुछ? नहीं। हाँ भाई जस्सी, आखिरी क्या था हमारे पास? 58. 58 क्या बोलता है 58? State with reason whether the proprietary ratio will improve this line or will not change. प्रोप्राइटरी रेशियो दिया कितना है? 0.8:1. 0.8:1। पहला क्या है? Obtained a loan of rupees 5 lakh from State Bank of India payable after 5 years. तो अभी कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? Loan, हाँ, bills payable, बिल्स पेबल, वो कहाँ से पैदा किया भाई तूने? State Bank of India अरे payable तो after लोन 5. लिया है भाई, उसको 5 साल बाद देगा, उससे क्या करना है तुझे? आज की डेट में लोन और कैश आ रहा है, खुश रहना यार। लोन Yes, और sir. बैंक है, पता नहीं कहाँ घूमने चला जाता है यार तुम। लोन और बैंक है, Confusing statement है sir. कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। वो कह रहा है भाई लोन लिया है 5 साल में वापस करूंगा। हिंदी पढ़ा करना, इंग्लिश में क्यों जीते रहते हो भाई? हिंदी में आ जाना, मजा आएगा। अपनी देसी लैंग्वेज में उसको समझ, देख कैसे नहीं समझ आता वो कह रहा है लोन Yes, लिया है sir. 5 साल में पेमेंट करेंगे। इसमें क्या नया आया है भाई? लोन लिया तो उसकी पैसे आ रहे हैं, अभी तो ले ले, 5 साल बाद देखेंगे। तो लोन इज डेट अगेन एंड डेट इज इंक्रीजिंग। Yes, sir. इंक्रीज होगा तो रेशियो भी इंप्रूव होगा। सर proprietary ratio है। ओहो, गलत चल गए तो हम लोग। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो में तो बात होगी कि बैंक काम की चीज हो जाएगी भाई, डेट काम की चीज नहीं होगी। तो बेसिकली लोन और बैंक है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला चेक कर लिया सर, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट में ये इंपैक्ट करेगा तुम्हारा बैंक, ये तो नहीं करेगा कोई इंपैक्ट। सो टोटल एसेट्स आर इंक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, सो द रेशियो वुड डिक्रीज। ठीक है जस्सी बाबू? Yes, sir. अगला बताओ फिर। Purchase machinery of rupees 2 lakh by check. कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है सर? Machinery और बैंक. मशीनरी और बैंक। Yes, sir. मशीनरी नॉन करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. बैंक करंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। Decrease हो रहा है। टोटलिटी में अगर देखो तो टोटल एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है।
तो एक्चुअली नो इफेक्ट हो गया सर। अरे Yes, एसेट sir. में ही तो प्लस माइनस चल रहा है, हम्म इफेक्ट क्यों होगा? अगला बताओ सर। redeem 7% redeemable preference shares of ₹3 lakh. तो क्या करें इसमें, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? रिडीम का मतलब तो जानते होगे सर। Redemption रिडेम्पशन तो मैं भी जानता हूँ, मैं मतलब कैश। पैसा वापस करना। दिस इज अनदर टर्म फॉर रीपेमेंट। अच्छा, रीपेमेंट। हाँ, अब प्रेफरेंस शेयर्स होएगा। तो प्रेफरेंस शेयर एक हो गया, और दूसरा क्या हुआ? और फिर वापस किया ना हमने, हाँ, वापस ही किए लिए। कैश होएगा फिर। हाँ, बैंक किया कर, बैंक की, अच्छा की बात। शेयर्स है ना। प्रेफरेंस शेयर इज पार्ट ऑफ इक्विटी। यस सर। इक्विटी इज डिक्रीजिंग क्योंकि आपने पेमेंट की है इसकी। दिस इज पार्ट ऑफ योर Current asset. टोटल एसेट, एंड टोटल एसेट Total आर asset. डिक्रीजिंग। तो दो डिक्रीज आ गए तुम्हारे पास। तो अब ये इंप्रूव करने वाला है, और ये उसी स्टाइल से चलेगा जैसे पहले चलाए थे। अज्यूम करके चलेंगे हम कि ये भाई सपोज 80,000 है, ये भाई अपना 1 लाख है, 20,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो अजम्पशन वाला खेल खेलना है, और ये खेल हम ऑलरेडी उधर खेल आए, तो वो इफेक्ट तुम्हें दिखाना आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। तो अगला बोलो फिर। Issued equity shares to the vendor of building purchase for 7 lakh. तो क्या आएगा इसमें? Equity share building vendor. इक्विटी बिल्डिंग। अब ये इक्विटी है, और Yes. इक्विटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ बिल्डिंग टोटल एसेट है और वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो हो जाएगा डिक्रीज। Decrease. भाई असम्पशंस खेलने पड़ेंगे, समझ Yes, रहे हो sir. सर? Yes sir. प्रोसेस अभी भी सेम चल रहा है सर, आगे बताओ। Redeem 10% redeemable debentures of ₹6 lakh. तो कौन सा है? 6% डिवेंचर हो गया ना एक। 10%. Yes sir. अरे 10 ले ले यार, बैंक हो गया एक। Yes इसका sir. तो कोई काम ही नहीं है, ये तो डेट है ना? Yes sir. ओह, तो बेसिकली इसमें इसका कोई काम नहीं है। बैंक तेरा टोटल एसेट है, टोटल एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टोटल एसेट तेरा इंक्रीज होता है तो तेरा रेशियो डिक्रीज होगा, क्योंकि तेरा न्यूमरेटर, सॉरी, हाँ इतनी देर से थोड़ा न्यूमरेटर में खेल गया हूँ लगता है पहले में कहीं। एनीवेज थर्ड गलत हुआ ना फिर। प्रेफरेंस शेयर में हमारा हमने बैंक कम किया ना। सर जी वो इक्विटी के अंदर था सर, डेट के अंदर है। इक्विटी तो पार्ट ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो होता अच्छा। है, तो अंदर रेशियो सरकार। यस सर। अब चौथे पे क्वेश्चन पे आ गए, इसलिए इतना फास्ट भग रहा हूँ। उतनी देर से तो Yes, भगा ही रहा हूँ तुम्हें। तो खत्म हो गया क्या ये खेल? यस सर, खत्म। तो फोकस करो। ये जो है ये ऐसी जगह है जो वो 11th के हिसाब से तुम्हारी जान लेंगे। ये ऐसे 11th के जो 5 मार्क होते हैं ना, वही है सारा खेल, मतलब जो हमारे मार्क्स जाते हैं।